Okay, hi, good morning everyone. So we have started our second last chapter. It's all about the database related operations and multimedia in Android. ठीक है? So time waste ना करते हुए start करते हैं our next topic in our Android mobile application development, which is all about the content provider. ठीक है? Content provider क्या है? ये हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, सो फोकस ऑन माय वर्ड्स. मुझे पता है कि आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, सो ध्यान रखो कि हम लोग अभी से सारा का सारा जो कोड है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम है, सिलेबस फिनिश करना है. और इन द सेंस ऑफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, हाँ, एंड द आगे से जो कुछ भी कोड जो रहेगा, और प्रैक्टिकल में भी आप लोग ने मतलब प्रैक्टिकल के वीडियोस भी देखे होंगे. सो फ्रॉम नाउ ऑन द code of the program is same, the nature of the code is same. You have to get the idea of what concept is. ठीक है? और एंड्रॉइड आप लोग यूज करते ही होंगे, एंड आई नो द एंड्रॉइड इज टू डिफिकल्ट कंपेयर टू पाइथन या फिर जावा या फिर एडवांस जावा, सी प्लस प्लस. ठीक है? सो ड्रैग एंड ड्रॉप तो आपको है ही, बट जावा फाइल अपडेट करना इट्स टू रिस्की टास्क अगर किसी को जम रहा है. मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन इम्पॉसिबल है, बट there are difficulties while we are dealing with the java file. ठीक है, बैक टू पॉइंट. जैसे मैंने बोला कि हम लोग अभी से सिर्फ कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑलरेडी प्रोग्राम एक्सप्लेन किए हैं. यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ वी कैन डिजाइन वन XML फाइल, जो मैनिफेस्ट फाइल है वो कब अपडेट करनी है, ये सब आपको पता है. ठीक है? सो वी go through the concept and the output only from now onwards. ठीक है? सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज एंड्रॉइड कंटेंट प्रोवाइडर्स. ओके, सो अ कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट, सब जो नाम में है कंटेंट प्रोवाइडर, मतलब क्या, मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ और रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा है. जैसे कि मेरे दो फील्ड है, नेम और रोल नंबर. ठीक है? सो मैंने एंटर किया नेम और रोल नंबर. सो जैसे ही मैं व्यू बटन पे क्लिक करूंगा, सो मुझे वो नाम और रोल नंबर दिखना चाहिए. दैट इज ऑल अबाउट अवर कंटेंट प्रोवाइडर. एंड ऑब्वियसली वो स्टोर हो रहा है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखो SQL लाइट करके कुछ तो है, डेटा लेयर करके कुछ तो है. सो मतलब क्या, आई एम डीलिंग विद द डेटाबेस हियर नाउ, बिकॉज आई एम स्टोरिंग दैट वैल्यू एट बैक एंड ऑफ माई एप्लीकेशन. सो a content provider component supplies data from one application to other on request. Okay, so it supplies the data from one application to others on request. Means I am sending one request and the data जो supply scenario है वो perform होगा. Such requests are handled by the methods of the content resolver class. So there is one class named as content resolver. अभी ये बाय डिफॉल्ट क्लास है. जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे बाय डिफॉल्ट क्लासेस इसके पहले भी देखे, बटन का था, रेडियो बटन का क्लास था, बहुत सारे क्लास देखे. सो सिमिलरली टू डू दिस, टू हैंडल सच काइंड ऑफ टास्क, द एंड्रॉइड हैव content resolver as a by default class, and a content provider can use a different ways to store its data, and the data can be stored in a database, in files or even over a network. मतलब वो database में store हो सकता है, backend में in files में store हो सकता है, और even it can be stored over a network. So this is the basic स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर. लाइक ये देखो, आपके ऐप है बिजनेस लेयर, जो आपका फ्रंट एंड हम लोग बोल सकते हैं. ओके, देन द कंटेंट प्रोवाइडर एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड. और जो ये है अपना लास्ट वाला जो बॉटम लेयर है, दैट इज इंटरनेट. मतलब इंटरनेट पे डेटा स्टोर है, तो मैं इंटरनेट से उठा के आपको दिखाऊंगा. SQL लाइट मतलब मेरे कंप्यूटर में ही लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर है, सो वो वहां से उठा के दिखाऊंगा, या फिर फाइल्स में है, या फिर हार्ड डिस्क के फाइल्स में. So जहाँ कहाँ पे भी है, I can read and write, I can perform this read and write operation and give the data towards the front end. So content providers let you centralize content in one place and have many different applications. ठीक है, बहुत सारे applications है और ये centralized access दे रहा है. A content provider behaves very much like a database where you can query it, end its content, edit its content. ठीक है, so you are able to like it is the middle layer, so it can act as a database sometimes whenever it needs, and as well as add or delete content using insert, update, delete and query methods. यहाँ पे देखो उन लोग ने दिया है कि हम लोग अपडेट कर सकते हैं डेटा, या फिर ऐड कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट मेथड, अपडेट मेथड, जो आपके डेटाबेस की
जो आपने एसक्यूएल में पढ़ा था, ये सारे मेथड से आप लोग वो चेंज कर सकते हैं. इन मोस्ट केसेस दिस डेटा इज स्टोर्ड इन एन एसक्यूएल डेटाबेस. जो नॉर्मली मतलब विंडोज का है तो एसक्यूएल ही डेटाबेस रहने वाला है. ठीक है. A content provider is implemented as a subclass of content provider class. Okay, so it can be implemented as a subclass of what? देखो यहाँ पे देखो, public class my application extends content provider. So my application is the subclass of this my parent class which is content provider. ठीक है, ऐसे हम लोग वो insert कर सकते हैं. Okay, then the next is URI, Uniform Resource Identification. To query a content provider, you specify the query string in the form of URI, which has a following format. यहाँ पे देखो prefix दिया है, उसके बाद authority, data type और ID. Here is the detail of various part of this URI. पहले क्या है prefix. So prefix this is always set to content. मतलब हम लोग तो कोई भी prefix set करेंगे content को, ठीक है. उसके बाद authority. So this specify the name of content provider. For example, contacts, browser जो है ना अपना, वो वैसे हमने ऑथोरिटी प्रोवाइड करूंगा. थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोवाइडर्स, दिस कुड बी द फुल्ली क्वालिफाइड नेम सच एज com डॉट ट्यूटोरियल्स पॉइंट डॉट दिस. ओके, सो ट्यूटोरियल पॉइंट्स ये या फिर ये जो पूरा है ये क्या है मेरे ऑथोरिटी. देन द डेटा टाइप. सो दिस इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट दिस पर्टिकुलर प्रोवाइडर प्रोवाइड्स. कौन सा डेटा टाइप ये प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप. For example, if you are getting all the contacts from contacts content provider, then the data type path would be people and URI would be like content, then // then यहाँ पे देखो content क्या है मेरा u prefix है, हाँ, उसके बाद colon // authority क्या है contacts. ओके, और मैं किनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, so data type is people. ठीक है. So that is the kind of work which we had done, which we had do using this content URI. And the last element is ID. So this specifies the specific record requested. So using ID we can access individual element. Means if you want to access the individual element, so you don't have use the classes, so instead of using classes we can use the ID term here. ID is nothing about the, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है, so I can provide each of them as a separate ID. Okay, then the next is creation of content provider. Okay, so first of all you need to create a content provider class, जो हम लोग ने ऊपर देखा कैसे करना है वो. ठीक है, that extends the content provider base class. Okay, so you have to create first what content provider class extends by, क्योंकि हम लोग जावा फाइल यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, so with respect to that ये जो इतना बड़ा क्लास है उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर. उसके बाद सेकेंड इज यू नीड टू डिफाइन योर कंटेंट प्रोवाइडर. उसके बाद आपको आपका कंटेंट प्रोवाइडर डिफाइन करना पड़ेगा. URI एड्रेस. ओके, कंटेंट प्रोवाइडर URI एड्रेस, ये जो है ना ये आपने लिखा है यहाँ से कंटेंट. देन कंटेंट क्या है प्रीफिक्स. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑथोरिटी पीपल डेटा टाइप एंड ID इज 5. सो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा. उसके बाद next you will need to create your own database to keep the content, because here we are dealing with the actual database, so you have to create one database like Android uses SQLite database. So and framework needs to override on create method. On create method के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में ऑन क्रिएट मेथड क्या रोल परफॉर्म कर रहा है. ओके, मेथड विच विल यूज SQLite open helper method to create or open the provider database. So using this on create method we can directly access the SQLite database. So when your application is launched, the on create handler of each of its content provider is called on the main application thread. Okay, next you will have to implement content provider queries, perform different database specific operations. उसके बाद क्या होगा, you have to implement content provider queries, जैसे कि update, insert जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था. So वैसे ही queries आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी to update या फिर to access this database operations. And finally register your content provider in your activity using provider tag, and using this provider tag finally you are able to access your content provider जो आप लोग ने ऑलरेडी क्रिएट किया है. ओके, बहुत ही थियरी पार्ट बोला मैंने और आई नो कि आपके दिमाग के ऊपर से गया होगा, बट जस्ट फोकस ऑन दिस स्टेप्स बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एग्जाम के रिस्पेक्टिवली.
So you need to focus on this step and get the idea what actually content provider is. Okay, so see here, here is the list of methods which you need to override in content provider class. So ये सारे methods आपको override करनी पड़ेगी at the time of content provider class creation. Okay, so the first is on create method. So it is basically called when the प्रोवाइडर इज स्टार्टेड. सो जैसे ही वो स्टार्ट होगा ऑन क्रिएट स्टार्ट होगी, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा. उसके बाद एक क्वेरी. सो दिस मेथड, अभी ये जो कंटेंट प्रोवाइडर हम लोग बात कर रहे हैं एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दोज मेथड्स आर ऑल रिलेटेड टू द एसक्यूएल या फिर डेटाबेस से रिलेटेड वो सारी मेथड्स है. ओके, सो माय सेकेंड मेथड इज क्वेरी मेथड. इट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट. ठीक है, मतलब रिसीव्स अ रिक्वेस्ट मतलब कोई वो सपोज उसका नाम एंटर कर रहा है, सो इट कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड द रिजल्ट रिटर्न एज अ कर्सर ऑब्जेक्ट. और वो मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आता है. देखो मतलब टेक्स्ट बॉक्स पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तो वहाँ पे कर्सर आता है. ठीक है, सो काइंड ऑफ वैसा ही ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होने वाला है. उसके बाद इंसर्ट. इट इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द कंटेंट प्रोवाइडर. अभी जो मैं टाइप करने वाला हूँ वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होने वाला है. डिलीट. दिस मेथड डिलीट्स एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द कंटेंट प्रोवाइडर. सपोज वहाँ पे नेम के फील्ड में वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सपोज मैंने अमर नाम पास किया है. सो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एंड आई हैव टू डिलीट द प्रीवियस डेटा. सो यूजिंग दिस डिलीट मेथड आई कैन एबल टू डू दिस. Then the next is update. So these update methods updates an existing record from the content provider. Similarly, on the database side, the Amar is present in my name field. So using update method, I can rewrite my name as a Hardik from Amar to Hardik. Okay, and the last is get type. So this method returns MIME type of the data and given. So simply वो type return करने वाला है. That's it. ओके, अभी यहाँ पे देखो जावा फाइल ये इन लोग ने बनाई है और जावा फाइल में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं. ओके, तो ये अपना आउटपुट विंडो है. मैं कोड शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ जैसे मैंने बोला था पहले. सो आउटपुट विंडो में देखो कंटेंट प्रोवाइडर, ये सारी चीजें फ्रंट एंड के तौर पर है. ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यूजर नेम और ग्रेड एंटर करेगा हाँ और ऐड करेगा, दैट डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन माय एसक्यूएल लाइट डेटाबेस. ठीक है, वो डेटाबेस में स्टोर हुआ और जैसे मैं रिट्राइव पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने स्टोर किया है वो मुझे दिखना चाहिए. दैट्स इट. ओके, तो सपोज यहाँ पे देखो उसने ऐड किया साई और यहाँ पे राम ऐड किया. ठीक है, नेम और उसका ग्रेड, और जैसे ही मैं रिट्राइव करने वाला हूँ दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी प्रिंट ऑन माई एप्लीकेशन. हाँ, मुझे ये दिखने वाली है. दैट इज सिंपल कंटेंट प्रोवाइडर. ठीक है, समझ में आया इतना. सो सी हियर जावा फाइल में मैंने बहुत सारे अभी ये बंचेस इंक्लूड की है, व्यू, एडिटर्स एंड कंटेंट वैल्यूज ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, यहाँ पे देखो सिंपल क्या क्या मैं फ्लो बता रहा हूँ. दो मेथड मैंने बनाई है, पब्लिक वर्ड ऑन क्लिक ऐड नेम. ठीक है, क्योंकि मैं पहले क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, और दूसरी क्या है, रिट्राइव स्टूडेंट्स, रिट्राइव करने वाला हूँ. सो ऐड में मैं सिंपली वैल्यूज जो है गेट स्ट्रिंग से मैं ले रहा हूँ. ठीक है, उधर से, और URI जो हम लोग ने ऊपर बात की थी, कंटेंट कैसे वो उसका क्लास कौन सा है, वो क्लास हमें एक्सटेंड करना है, वो सारी चीजें बात करके मैं यहाँ पे सिर्फ उसका डेटा मतलब यूजर से डेटा ले रहा हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ ये लाइन से वो क्या कर रहा है, नेम ले रहा है, और ये लाइन से उसकी ग्रेड ले रहा है. देखो नेम और ग्रेड. ठीक है, उसके बाद URI से उसने कनेक्शन किया डेटाबेस के साथ, और ये टोस्ट जो है वो टोस्ट बता रहा है कि मैंने स्टोर किया है वैल्यू. सिमिलरली वैसा वैसा प्रोसेस जो मैंने स्टोर किया है वो वहां पे मैं ये क्लिक स्टोर पे प्रिंट कर रहा हूँ. उसकी सब डेटाबेस के वैल्यू मैच करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. मैनेज्ड क्वेरी पार्सिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्लस कर रहा हूँ. मतलब ये बेसिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना हार्ड कुछ आता नहीं है, बट मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. दैट्स इट. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो इतना बड़ा कोड रटने की जरूरत नहीं है. अभी ये पूरा मैंने क्या किया है, प्रोवाइडर डॉट जावा मतलब एसक्यूएल फाइल के साथ डील करने के लिए ये एसक्यूएल फाइल में अपडेट कर रहा हूँ. ये इतना बड़ा कोड मैंने लिखा है. ठीक है, बहुत ही इजी कोड रहेगा, इसका फ्लो बहुत ही इजी है. अगर आपको जावा आ रहा होगा, अगर आपको जावा या फिर एसक्यूएल के टर्म्स अगर आपके क्लियर है तो. ठीक है, सो अपार्ट, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं.
अगर आया भी कोड तो आपको बहुत ही छोटे